In present chapter, in dual nature of radiation and matter, already we have discussed about the characteristics of photoelectric effect. That means the relation between current and intensity, then maximum energy of photoelectrons means stopping potential and frequency, how the photoelectrons are emitted from the surface. Then after, the most important topic as a Einstein explanation for photoelectric effect. Einstein's explanation for photoelectric इफेक्ट. अब जो आइंस्टाइन ने बोला है रिलेटेड विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आइंस्टाइन ने प्योर पार्टिकल बेस बोला है. अभी तक हम ऐसा मानते थे कि जो भी हमारा रेडिएशन है दैट इज वेव्स, लेकिन यही वेव को हमें कंसीडर करना है एज ए पार्टिकल अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन. तो आइंस्टाइन ने ऐसा बोला कि नॉट ओनली द एमिशन बट एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इन फॉर्म ऑफ फोटोन. यहाँ पर पार्टिकल नेचर मतलब हमें फोटोन लेना है. तो फर्स्ट पॉइंट ही बोला कि नॉट ओनली एमिशन बट absorption of radiation in form of photon. इसका मतलब कहीं से भी लाइट एमिट हो रही है वो भी फोटोन के फॉर्म में है, और जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ फोटोन. मतलब अगर हम सोचे कि चलो ये कोई भी हमारी सरफेस, और जो भी हम बोल रहे हैं कि रेडिएशन इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ द मेटल, तो यहां पर ये जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, अब यहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है वो रेडिएशन दैट इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ फोटोन. तो ये फोटोन अंदर का जो भी इलेक्ट्रॉन है मेटल के सरफेस पर उसके ऊपर इंटरेक्ट, मतलब देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन. So whenever photon interact with the electron, photon totally supplies energy to the electron. तो ये फोटोन जो है वो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा. तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी, लेकिन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन? तो उसको एमिशन के लिए कितनी चाहिए उतनी ही वो एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी की रिमेनिंग एनर्जी के साथ वो एमिट होगा. फिर से बोल रहा हूं कि फोटोन जो है वो टोटल एनर्जी सप्लाई कर देगा. मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं कि फोटोन सप्लाई टोटल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स. तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? तो वो अपनी जितनी एनर्जी चाहिए एमिट होने के लिए उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, और वो एनर्जी होगी इक्वल टू द वर्क फंक्शन. क्योंकि हमने बोला था वर्क फंक्शन क्या? ओके, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी की एनर्जी उसके पास रहेगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जैसे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? यूज्ड एनर्जी is
इक्वल टू द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी वो यूज कर देगा, जिसको हम फाई बोलते हैं, एन एमिटेड विथ रिमेनिंग एनर्जी, और वो रिमेनिंग एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स अगर हम ऐसा बोल दें कि ये जो फोटोन की एनर्जी है, तो फोटोन की एनर्जी हम बोलते हैं कि चलो एच न्यू एनर्जी सप्लाइड बाय द फोटोन। तो अब ये जो एच न्यू एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक, इलेक्ट्रॉन यूज एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन, एंड emitted with remaining energy, that means kinetic energy, half mv maximum square। फिर से ये जो इक्वेशन है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइंस्टाइन ने ऐसा बोला कि नॉट ओनली द एमिशन बट जस्ट ए मिनट। हाँ, आइंस्टाइन ने बोला नॉट ओनली द एमिशन बट एब्जॉर्प्शन ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ फोटोन। तो यहां पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है फोटोन के फॉर्म में, तो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, ये एक फोटोन की। अगर दो हुए तो टू एच न्यू, एन जितने हुए तो एन एच न्यू बोलेंगे। तो वो फोटोन टोटल एनर्जी सप्लाई कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी गेन करेगा, उसमें से वो कितनी यूज करेगा इक्वल टू वर्क फंक्शन। उसको कितनी एनर्जी एमिशन के लिए चाहिए उतनी ही वो यूज करेगा, और बाकी की एनर्जी के साथ वो एमिट होगा। That's why h nu is equal to 5 plus half mv maximum square. Then half mv maximum square अगर इसको सब्जेक्ट कर दे then it is h nu minus 5। अब ये जो फाई है वर्क फंक्शन, उसका भी इक्वेशन याद कर लो, h nu नॉट, that is called threshold frequency, minimum frequency required for the emission। Then हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर होता है हमारे लिए ई वी नॉट, जो आगे हमने बोला था इक्वेशन एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। देन इट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देयरफॉर ई वी नॉट इज इक्वल टू एच को अगर हम कॉमन निकाल दे तो न्यू माइनस न्यू नॉट। देन वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट। और ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो हमने आगे ही बोला था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ रहेगा कांस्टेंट। कैसे? देखो फॉर्मूला क्या हुई, वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट। मतलब उसका जो ग्राफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में तो होगा, लेकिन न्यू में से न्यू नॉट निकालना है, तो दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है तो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा चाहिए हमें। फिर वहां से कैसा ग्राफ मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू।
चलो मैं ए के लिए बोलूं, इट इज न्यू नॉट, ए के लिए बोल देंगे। ऐसा ही हमने दूसरा ग्राफ बोला था फॉर द बी, दैट इज न्यू नॉट बी। ओके, जो आगे हमने एक बार बोला था कि ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा, दिस इज फ्रॉम दिस इक्वेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका कहीं पर भी ऐसा पूछते कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो इसका जो स्लोप रहेगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, फिर ए के लिए या बी के लिए हो, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ को हमें बोल देना है h अपॉन ई। दिस इज फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हमें दो पूछेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के लिए होगा तो उसका जो स्लोप होगा दैट इज h अपॉन ई। अगर हम यहाँ पर ई मल्टीप्लाई कर दे, ई वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसका स्लोप हम बोल देंगे ओनली h, क्योंकि ई वी नॉट हो जाएगा तो ओनली h बाकी बचेगा। तो ई वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी होगा तो उसका स्लोप h, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी है तो स्लोप h अपॉन ई। तो ये हमें याद करना है। थोड़ी यहाँ पर अंदर एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी आइंस्टाइन के रिलेटेड, ओके, वो थियरी पार्ट में है, लेकिन मेन हमारा इक्वेशन। तो टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी फॉर द एमिशन, और वो बाकी की एनर्जी के साथ एमिट होगा। तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। फाइव की इक्वेशन याद करो, इक्वेशन मिल जाएगी हमें। फिर एक और हमने देखा हुआ है इसी के अंदर कि जैसे ही हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे लाइट की, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब इंटेंसिटी की इक्वेशन ऐसी होगी, अगर एनर्जी को हम यू से डिनोट करें तो यू अपॉन ए टी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि एनर्जी हाई है तो इंटेंसिटी लार्ज रहेगी, इंटेंसिटी लार्ज है तो एनर्जी हाई होगी। मतलब फॉर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैज हाई एनर्जी। अब अगर हम एनर्जी हाई बोले तो एनर्जी, एनर्जी फोटोन के फॉर्म में होता है एच न्यू, ये तो एक फोटोन की। अगर हाई इंटेंसिटी है तो हाई एनर्जी है, तो उतने यू इज इक्वल टू एन एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी फिक्स है, अगर दो होंगे तो डबल हो जाएगी, तीन चार पांच जितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे एनर्जी हाई होती जाएगी। तो फॉर हाई एनर्जी हम बोल सकते हैं एन एच न्यू। दैट मीन्स इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन। अब जितने फोटोन ज्यादा होंगे उतने वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन भी ज्यादा करेंगे। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट इंसिडेंट करेंगे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स आर इंसिडेंट। जितने ज्यादा फोटोन उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा हो जाएगा। देयरफॉर
फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इसलिए बोल सकते हैं कि फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब रेडिएशन। तो ये भी हमने एक पार्ट पढ़ा था आगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। तो ये भी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दी है कि पूरा हमें एक बार लिख देना पड़े। ओके, ओके सर। अब एक और मेन थियरी इसकी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी कई बार 2 मार्क्स में पूछेंगे। तो फर्स्ट वन हम बोल सकते हैं कि जो भी रेडिएशन है वो बना हुआ है फोटोन से। जैसे बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन behaves as particles called photon। मतलब रेडिएशन कभी भी हम कोई भी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करे, एट दैट टाइम दिस रेडिएशन behaves like photon, behaves like particle। अब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन हम लेंगे h न्यू। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज कंसिडर एज h न्यू। न्यू मीन c बाय लेमड़ा, तो बोल सकते हैं एच सी अपॉन लेमड़ा। एंड मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इज ऑल्सो p इज इक्वल टू h न्यू बाय c। तो यहां पर जैसे हमने आगे भी बोल रखा है कि मोमेंटम, तो मोमेंटम p इज इक्वल टू h अपॉन लेमड़ा है, तो लेमड़ा एज ए c बाई न्यू, तो h न्यू बाई c हो जाएगा। जैसे यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम h अपॉन लेमड़ा, तो लेमड़ा होता है हमारा c बाई न्यू, तो c बाई न्यू करोगे तो h न्यू अपॉन c हो जाएगा। तो ये दोनों फिक्स है। इक्वेशन याद होनी चाहिए कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन एज h न्यू, अदरवाइज h c बाई लेमड़ा, देन मोमेंटम p इज इक्वल टू h न्यू बाय c। फिर जो फोटोन है तो बोल सकते हैं हम इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, therefore it is not affected by electric field or magnetic field, so it is not affected by any fields like
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से वो कभी भी डेविएटेड नहीं होगा। फोटोन कभी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं होगा, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर जैसे ही फोटोन इंटरेक्ट करेगा किसी के साथ, तो वो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। मतलब बोलेंगे ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ फोटोन विथ मैटर, फॉलो conservation of energy and momentum। कभी भी ऐसे फोटोन कोलाइड होगा कोई भी मैटर के साथ, at that time it's follow the conservation of energy as well as momentum। तो ये हमें चार जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो। 2 मार्क्स में पूछे तो ये चारों लिख देनी है ऐसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बोल देंगे ड्यूरिंग इंटरेक्शन इट्स लाइक फोटोन या पार्टिकल। जो पार्टिकल या फोटोन है, हर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू एच सी बाई लेमड़ा, या फिर मोमेंटम एच बाई। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसीलिए नॉट अफेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ फोटोन विथ मैटर इट्स फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, अब इसी से रिलेटेड हमें एक छोटा पार्ट करना है यहाँ पर, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब उसके लिए हम एक ऐसी छोटी सी स्टोरी, अब स्टोरी तो नहीं बोल सकते, वो डी ब्रोगली ने खुद एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन एज ए स्टोरी की तरह अगर हम समझे कि अभी हम जो बोल रहे हैं कि रेडिएशन, अब रेडिएशन के दोनों नेचर हमने पढ़े, वेव नेचर तो है ही उसका, और इसका पार्टिकल नेचर हमने पढ़ा। मतलब पार्टिकल मतलब फोटोन नेचर। अब उसके दोनों नेचर है, तो कौन सा नेचर सही है? रेडिएशन जो वेव नेचर है वो सही है कि रेडियन का फोटोन नेचर है वो सही है? कौन बोल सकता है, बोलो कि रेडिएशन का कौन सा नेचर सही है? इट्स मेड अप ऑफ वेव या फिर मेड अप ऑफ फोटोन? दोनों। दोनों। अब दोनों को जस्टिफाई कैसे करेंगे? चलो दोनों नेचर तो पॉसिबल है ही, लेकिन दोनों नेचर एट ए टाइम एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हम वेव नेचर सोचे तो पार्टिकल नेचर भूल जाना पड़े। इफ वी कंसीडर द फोटोन नेचर देन वी हैव फॉरगेट अबाउट वेव नेचर। तब उसने ऐसे जो भी कॉन्फ्रेंस चल रहा था, सबसे पहले न्यूटन ने ये पार्टिकल नेचर की स्टार्टिंग की थी। अगर हम ऐसे उसकी हिस्ट्री में देखें ना, तो इनिशियली न्यूटन कुछ ऐसे 16-17 सेंचुरी में स्टार्ट किया था, और बोला था न्यूटन ने कि रेडिएशन मेड अप ऑफ पार्टिकल फोटोन। लेकिन उसके पीछे का वो जस्टिफिकेशन अच्छी तरह से नहीं दे पाया। तो सब लोगों ने मान तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा था कि भाई रेडिएशन है वो तो वेव ही है, वो पार्टिकल नेचर थोड़ी हो सकता है। फिर इन बिटवीन आ गया ह्यूजेंस।
यूजिन्स ने वेव थियरी से वापस वो वेव फ्रंट से पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया और बोल दिया कि जो रेडिएशन है वो वेव ही है। तो पार्टिकल नेचर सब भूल गए। फिर मैक्स वापस उन लोगों ने पार्टिकल नेचर सोचा, फोटोन नेचर दिया, और फिर दोनों को जस्टिफाई डी ब्रोगली ने किया। तब भी सभी को प्रॉब्लम तो था कि रेडिएशन जो है वो वेव की तरह ट्रीट करेंगे कि पार्टिकल की तरह। तो कॉन्फ्रेंस में ऐसे डी ब्रोगली ने एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कलर ऑफ एग ऑफ एन एलिफेंट। चलो तुम लोग बता सकते हो कि व्हाट इज द कलर ऑफ एग ऑफ एन एलिफेंट। कौन बताएगा? कलर ऑफ एग ऑफ एन एलिफेंट कैसा होता है? होता ही नहीं है। हाँ, होता ही नहीं है, वो तो मैमल्स में आता है। एलिफेंट जो है मैमल्स है, वो तो क्या करेगा, डायरेक्ट बच्चे को ही जन्म देगा, वो थोड़ी एग देगा। ओके। तो जो भी ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रेडिएशन को वेव नेचर बोले कि पार्टिकल नेचर बोले, तो जैसे डी ब्रोगली ने क्वेश्चन पूछा तो सबने क्या बोला कि क्वेश्चन ही गलत है। तो यही डी ब्रोगली ने बोला कि तुम लोगों का क्वेश्चन ही गलत है, तुम ये दोनों साथ में लेके मत चलो। अगर तुम्हें स्टडी करनी है इंटरफियरेंस या फिर डिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, then consider wave nature of the light. If you were to study about the photoelectric effect, फिर एक आती है कॉम्पटन इफेक्ट, देन कंसिडर द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब, चलो एक ही हमारा एक क्लासरूम है जिसमें हमने दो ग्रुप बना दिए और हमने सनलाइट को यूज करना है। अब सनलाइट के यूज से एक ही लेबोरेटरी में कई लोग इंटरफियरेंस का एक्सपेरिमेंट करें या डिफ्रैक्शन का करें या पोलराइजेशन का करें, तो वो बोलेंगे जो सनलाइट है वो मेड अप ऑफ वेव है। उसी में अगर हम सेंसर सिस्टम बना दें, फोटो सेल बना दे, इसका सेंसर सिस्टम होता है फोटो सेल, तो फोटो सेल बना दे, तो वो बोलेंगे कि हमारा जो सनलाइट है इट्स लाइक फोटोन, वो फोटोन से बना हुआ है तो दोनों सनलाइट ही, लेकिन डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस हिसाब से तुम्हें ट्रीट करना पड़े एज ए रेडिएशन। तब जाके उसने बोला कि जो भी पार्टिकल है या फिर वेव है, तो पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी दैट इज h बाय p, या फिर h अपॉन, यहां पर mv बोल सकते हैं, p इज इक्वल टू mv, या फिर जो मोमेंटम होगा दैट इज h अपॉन लेमड़ा, इसको बोलेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमड़ा इज इक्वल टू h बाय p। या मोमेंटम चाहिए तो p इज इक्वल टू h बाय लेमड़ा, और हमें पता है कि c इज इक्वल टू न्यू लेमड़ा, देन लेमड़ा इज इक्वल टू c बाई न्यू। तो आगे जाके मोमेंटम बोल सकते हैं हम कि h, फिर लेमड़ा के इक्वेशन कर दे तो h न्यू बाय c, जो आगे हमने मोमेंटम बोला था कि मोमेंटम ऑफ द फोटोन पार्टिकल दैट इज p इज इक्वल टू h न्यू बाय c। या फिर यहां से करो लेमड़ा इज इक्वल टू h अपॉन p या h अपॉन mv। अब यहां से एमसीक्यू के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी लेमड़ा इज इक्वल टू h बाई पी, वेलोसिटी के साथ है तो h बाई mv कर देंगे। अब एक
और इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की, दैट इज P² by 2m। तो P हो जाएगा √2m के, मतलब लेमड़ा हो जाएगा P की जगह पर √2m के। तो अगर वेवलेंथ लेनी है रिलेशन विथ मोमेंटम, तो h/p से करो। उसी का वेवलेंथ हमें काइनेटिक एनर्जी के साथ चाहिए, तो h/√2m k कर दो। फिर वही हमने काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ बोला है, दैट इज EV0। अगर यहाँ पे पोटेंशियल को EV लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहां से एक और इक्वेशन हो गई h/√2m तो ये है पोटेंशियल, ये जो भी है वो पोटेंशियल का है। तो देखो, ऐसे हमें अलग अलग इक्वेशन मिलती है। अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ वेवलेंथ का रिलेशन चाहिए तो h/√2m कैसे मिलेगा, पोटेंशियल के साथ चाहिए तो h/√2m EV से मिलेगा। तो ये जो है वो पूरा MCQ बेस होगा, और ये एक क्वेश्चन यहां से हमें मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 110% मिलेगा, एक MCQ होगा ही। अब वो वेलोसिटी के साथ वेवलेंथ का रिलेशन हो सकता है तो h/mv से करेंगे। मोमेंटम का डायरेक्ट होगा तो h/p से करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के साथ हुआ तो h/√2m k कर सकते हैं। पोटेंशियल के साथ हुआ तो h/√2m EV से कर सकते हैं। अब कुछ भी हमें यहाँ से पूछ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। बोलो क्लियर कि नहीं? आ रहा है समझ यस में? सर। यस। हम्म। तो यहाँ पर इसकी भी सब थियरी खत्म हुई। हाँ,